तो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जैसे हमने वर्नर थ्योरी कर लिया। वर्नर थ्योरी के बाद हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने लगे, या पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पूरा आइसोमर पढ़ा हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अब वर्नर थ्योरी के बाद हमने आगे की थ्योरी नहीं पढ़ी थी, तो हम फिर से अब आइसोमेरिज्म हमारा खत्म हो गया, तो हम फिर से लौट रहे हैं अपने थ्योरीज पे। सो वर्नर थ्योरी एकदम स्टार्टिंग थ्योरी था, थोड़ा थोड़ा बता पाया कि कंपाउंड ऐसे ऐसे आ रहे हैं, इतना AgCl के मोल दे रहे हैं और ऐसे कलर शो कर रहे हैं तो आइसोमर हो सकते हैं, इस टाइप का थोड़ा थोड़ा बस बताया। बहुत सारी चीजें थी जो वर्णन थ्योरी नहीं बता पाया। तो बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। तो आप लिख सकते हो कि वर्णन थ्योरी में क्या क्या हमें नहीं पता चल पाया। तो पहला कि वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लाइक एल्यूमिनियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका नहीं मिलेगा। ज्यादातर आपको जो मिलेगा वो डी ब्लॉक वालों का मिलेगा, या ए ब्लॉक का मिलेगा एलिमेंट का। आपको एस ब्लॉक के मेटल का नहीं मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैटायन के रूप में काम करते हैं पर सेंट्रल मेटल के रूप में काम नहीं करते। तो इन सबको वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक। या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, मेटल से लिगैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, या मेटल से लिगैंड हो रहा है, या लिगैंड से मेटल हो रहा है, ये सब भी कुछ भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। या एक और है मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, तो ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऑप्टिकल आइसोमर कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ भी नहीं बता पाता। या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिकली वो एक्टिव होते हैं, तो नहीं बता पाता मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर पाता। तो उसके बाद आता है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या आपने एक आध बार पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? कुछ कुछ याद है क्या होता है VBT, कैसे काम करता है, क्या बता पाता है, क्या नहीं बता पाता? ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बता पाता। लाइक कलर कैसे आता है कंपाउंड में, लिगैंड से मेटल हो रहा है या मेटल से लिगैंड हो रहा, चार्ज ट्रांसफर कैसे आ रहा, LMCT, MLCT, MMCT, इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। तो ये सब उसके ड्रॉबैक्स हैं, जिसके लिए हम फिर से आगे CFT या LFT, फिर MOT, ये सब पढ़ रहे होते हैं। एक के बाद एक हम देखेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख रहे हैं VBT के। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही पता है कि हमें यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। ठीक। तो हम जो भी मेटल होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और जो लिगेंड आ रहा है उसके पास लोन पेयर। तो इंपॉर्टेंट फीचर में क्या क्या होता है वैलेंस पहला, देखो, द सेंट्रल मेटल प्रोवाइड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल। द सेंट्रल मेटल प्रोवाइड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये अपना प्योर डी नहीं देगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा। ऑर्बिटल एज रिक्वायर्ड बाय लिगेंड, लिगेंड को कितने ऑर्बिटल चाहिए उस हिसाब से ये थियरी बताता है। रिक्वायर्ड बाय लिगेंड। दूसरा, और ये क्या होता है, यही कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होगा जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होंगे। दूसरा, ईच लिगेंड शुड हैव, ईच ligand should have
should have at least one lone pair of electron, at least one lone pair of इलेक्ट्रॉन। तो इनका कहना यह है कि कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए जो ये डोनेट करेगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल शेयर करेगा आपका मेटल उसके साथ। ठीक। अच्छा, ये अभी जब मैं ड्रॉबैक पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा भी। लिगैंड मेटल के पास आ क्यों रहा है, वीपीटी ये भी नहीं बता पाता। बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, बट क्यों बन रहा है ये नहीं बता रहा। तो जब हम ड्रॉबैक पढ़ेंगे तो वहां तो हम सभी ये सब चीजें एक साथ नोट करेंगे। अच्छा, कैसे बनेगा, ये बॉन्ड कैसे बनेगा, तो बॉन्ड के बारे में बताता है कि जो आपका जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तब बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक। क्या द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगैंड overlap with the overlap with the vacant hybrid orbital, vacant hybrid hybrid orbital of metal। तो मेटल का जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ जो लोन पेयर है वो आपका ओवरलैप करेगा जिसके कारण बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है। अच्छा, और क्या बताएगा, तो फोर्थ आपका ये बता रहा है कि जो डी ऑर्बिटल यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में, वो या तो ऐसा होगा N-1D यूज होगा या ND यूज होगा। समझ में आ रहा, या तो ND यूज होगा या N-1D यूज होगा। अगर हम जो भी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है लाइक 4s है या 5s है, तो जो वैलेंस शेल आपका आ रहा है 3 4 5 कुछ भी, तो या तो उसी का डी होगा या तो उसका पहले वाला होगा। तो देखो, इफ d orbitals are involved, if d orbitals are involved involved in hybridization, in hybridization may be either, may be either inner inner N-1D orbitals, orbital, or the outer, इसी से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डिफाइन होता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल्स, आउटर डी ऑर्बिटल्स। अब अगर इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ तो हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कभी कभी मिलता है आपको लिखा हुआ। और अगर आउटर डी ऑर्बिटल, यानी कि आउटर डी ऑर्बिटल कौन सा होगा, एनडी, अगर एनडी यूज हुआ तो हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और यहां ये आपका जो आपका वर्नर मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में नहीं बताया था, ये बताता है। क्या बताता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, इफ कॉम्प्लेक्स
have one or more than one electron, more than one unpaired electron, then it is paramagnetic. Then it is paramagnetic. और नहीं हुआ, if all electrons are paired, all electrons are paired, then it is diamagnetic. ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में आपको बता दिया। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय हम ये बता सकते हैं कि कोई जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, क्या है। और फिर वहीं से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बताएंगे और फिर मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताएंगे। ठीक, कैसे कैसे बताएंगे तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। देयर इज टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ऑलरेडी जानते हो आप, पहला टेट्राहेड्रल जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। और दूसरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो dsp2 होगा या sp2d होगा। ठीक है, अगर अंदर वाला डी यूज हुआ, ये डी कौन सा है, एक्चुअली इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये है n-1d ns np2। ठीक है, और ये है आपका एन एस np2 और nd। तो ये है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब बाहर वाला nd यूज हुआ है, n-1d यूज होगा तो इनर, बाहर वाला यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या आपको समझ में आया? बस अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन sp3 बनाएगा, कैसे sp3 बनाएगा, तो हम वो देख लेते हैं। पहला sp3 टेट्राहेड्रल हम केस लेते हैं। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें क्या है, sp3 में चूंकि हमने बता चुके हैं, यहां पे ns है, npx है, npy है एंड npz, ये ऑर्बिटल यूज हुए हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, ठीक। अब में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स एक लेके और देख सकते हैं कि कैसे आखिर फॉर्म कैसे हुआ होगा। तो मैं एक ले रहा हूं, लेट सपोज निकिल NiCl4 टू निगेटिव। ठीक है, निकिल +2 में है। अच्छा, अगर निकिल +2 में है तो निकिल का पहले तो डी ऑर्बिटल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। सही है, निकिल का कंफिग्रेशन कितना होता है, अच्छा निकिल यहाँ पे +2 बना दिया, इसका अगर कंफिग्रेशन निकले जाओगे निकिल का
तो आपका पहले तो ये आर्गन 18 हो तो का आएगा, फिर 4s2, और 4p आपका खाली होगा, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3d का इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो 8 आएगा। अब आर्गन 18 तो 20 8 28 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब निकिल 2+ का अगर लिखोगे तो पहले 4s से निकलता है इलेक्ट्रॉन। क्यों? 3d और 4s में इसका n प्लस एल वैल्यू 4 + 0 4 होगा, इसका n प्लस वैल्यू 3 + 2 5 होगा, तो इसका एनर्जी कम है, यहां से निकलेगा। तो निकिल 2+ का हो जाएगा आर्गन 3d 8, और 4s भी 0 है, 4p भी 0 है। क्या आपको समझ में आया? ये pf py pz। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं? तो 8। तो डी के 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही फिल होंगे। ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे ये आपका 4s, ये आपका 3d हो, यहां पे ये आपका 4s है, और ये आपका 4p है। यही है। अब देखो, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता, इसके अंदर दम होता, तो ये पेयर करा देता। और ये आपको बताता है, जब आप सीएफटी में जाओगे, वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड के बारे में खूब अच्छे से चर्चा किया जाता है। कौन क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कोई क्यों वीक फील्ड है, ये सब के बारे में। ठीक। मेटल इलेक्ट्रॉन के पास की लोन, सॉरी, मेटल लिगैंड के पास क्यों आ रहा है, या लिगैंड मेटल के पास क्यों जा रहा है, वो सब कुछ। यहां पे केवल ये बताया जाता है आपको कि ये वीक फील्ड लिगैंड है, ये नहीं करा पाएगा। क्यों वीक फील्ड है, ये नहीं बताया जाता। अच्छा, तो ये अगर पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ये जैसे का वैसे पड़ा रह जाएगा। और क्लोरीन जो अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो वो कहां भरेगा? तो वो यहां भरेगा। समझ में आया? तो जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन यूज करोगे, जो बनाने के लिए, जो कि जो मेटल से जो क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो 4s हैं और 4p, ये आपस में ऐसे नहीं इंटरेक्ट करेंगे, ये आपस में से मिक्स होंगे। मिक्स होके, एक्चुअली जब 4s और 4p की एनर्जी लिखी जाती है, तो मुझे बताओ 4s और 4p में किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी? 4s और 4p में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? 4p की। s के लिए 0 होता है, l का वैल्यू, p के लिए 1 होता है, तो 4 + 1 5 हो गया, ये 4 का 4 ही रह गया। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, n प्लस एल वैल्यू जिसकी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो इसकी जब एनर्जी ज्यादा है तो ये ऊपर रहेगा। तो जब ये क्लोरीन से बॉन्ड बनाने जाएगा, तो चूंकि हमने कह दिया है यहीं पे कि जो मेटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफर करता है, द सेंट्रल मेटल प्रोवाइड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये प्योर एस और प्योर पी नहीं जाने वाले, ये सब मिलेंगे और 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनकी एनर्जी इक्वल हो। और ये जो बनेगा, ये इक्वल एनर्जी के sp3 4 ऑर्बिटल बनेंगे, और सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या है ये? डीजेनरेट का मतलब होता है कि इक्वल एनर्जी के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का क्या मतलब होता है? इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है। अब यहां से क्लोरीन बॉन्ड बनेगा, इसमें अपना अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा, चारों क्लोरीन। तो क्लोरीन आएगा, Cl-, 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 ये सभी अपना अपना इसमें डालेंगे। क्या आपको समझ में आया? इसलिए इसका जब हाइब्रिडाइजेशन NiCl4 का लिखोगे, तो ये sp3 है। क्या है? sp3। ठीक है।
चलो कोई और भी देख लेते हैं। लेट सपोज NiCO4, NiCO4, इसका देखना है। क्या करेंगे? NiCO4 में निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी से कितना है? अच्छा, ऊपर वाले में हमने पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नहीं बताया, तो बताओ वो पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक क्या होगा वो? अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होगा तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन यूनिट है। ठीक है। तो जो हमने पहले इसके निकाला था, यहां पे हमने इसका म्यू का वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। sp3 हाइब्रिडेशन, ये तो जा रहे हैं बॉन्ड बनाने। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना ये डी ऑर्बिटल में। सो दिस इज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n इज इक्वल टू टू आया। n इज इक्वल टू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू रूट के अंदर। सो म्यू इज इक्वल टू टू इंटू टू प्लस टू, एंड टू प्लस टू इज फोर, टू एट, रूट एट। और रूट एट का वैल्यू क्या होता है? रूट एट को ऐसे लिखा जा सकता है ना, टू इंटू टू। यहीं से तो ये लिखे हो ना अभी। तो इस टू को बाहर निकाल लो, दो पेयर बना तो बाहर चला गया, और एक रूट टू बाहर ही अंदर ही रह गया। अंडर रूट टू का वैल्यू 1.414। टू मल्टीप्लाइड बाई 1.414, ये हो जाएगा टू इंटू एट टू एट। बोहर मैग्नेटॉन। क्या आपको ये समझ में आया? ऐसे निकाला जाता है। चलो दूसरा भी देख लेते हैं। लेट सपोज हमने निकिल का इको कॉम्प्लेक्स NiCO4 लिया। अब इसमें हमें करना है, निकिल यहाँ पे CO, चूंकि इसके पास जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड है। लिगेंड के बारे में पहले ही बता चुका हूं। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पे निकिल जीरो में है। तो केवल निकिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 18, पहले ही बता चुका, और 4s2, 3d8, और 4p, तो आगे जीरो ही होना है। होता यह है कि जब भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 से कम होगा, हमेशा जो s के इलेक्ट्रॉन है वो कूद के d में चले आते हैं। वेन नोट डाल के यहीं पे लिख लो, ये शायद पहले भी कहीं बताया हूं आपको। वेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लेस देन टू, वेन जीरो या एक हो, वेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लेस देन टू, मीन्स अगर m जो है ये n प्लस में है, और n इज लेस देन टू है, देन remaining electron in s orbital jumps in d orbital। क्या आपको यह समझ में आया? ऊपर
एस पूरा खाली हो गया था क्योंकि निकिल +2 में था, तो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। यहाँ निकल 0 में है तो ये दो के दो दोनों यहीं रहेंगे। तो क्या होगा, क्योंकि अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसी में है तो ये जंप करके इसमें चले जाएंगे, और ये बन जाएगा आपका निकिल आर्गन 18, 4s0 और 3d10, 4s0। समझ में आया? तो अब आपके पास एक 4s है और 4p है, 4s एंड 4p। ठीक। अगेन 4p के थोड़ा एनर्जी ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा ऊपर से दिखा सकते हो कि ये थोड़ा एनर्जी गैप है। और ये मिलके ऑफर करेंगे, जो लिगैंड सीओ आ रहा है, इसको ये ऑफर करेंगे कि भाई हम इन चारों को मिला के 4sp3 इक्वल एनर्जी के बना रहे हैं। एस और 3p मिलके sp3 बना रहे हैं, sp3 sp3। इसके साथ ये कहेंगे कि आ जाओ तुम सीओ, सीओ 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 सीओ, कि इनके साथ बॉन्ड बना लो, जो भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या आपको समझ में आया? तो इसलिए जो NiCO4 है, इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा? अरे आया ना अभी, sp3 तो आया ना। तो बस यही है हाइब्रिडेशन। अब ये बताओ मुझे कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है। मींस अगर आप इसे बनाओगे तो ये कुछ ऐसा है ना, 3d10 ऐसे, 1 2 3 4 5, ये 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल है ना 3d के। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि n इज इक्वल टू 0, देन दिस मीन्स कंपाउंड इज, या NiCO4 जो है वो क्या है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। n0 तो म्यू भी 0। क्या समझ में आया? NiCN4 2 नेगेटिव, ये बताओ इसका क्या होगा? निकिल यहाँ 2+ में है, तो निकिल का क्या होता है, आर्गन 18, 4s2, 3d8। जब निकिल +2 में जाएगा तो s के इलेक्ट्रॉन दोनों निकल जाएंगे, तो ये बच जाएगा आर्गन 3d8 और 4s0। इसका मतलब कि जब हम पेयरिंग कराने जाएं तो निकिल 2+ 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर आपके 1 1 2 3, ये आपका 4s है, और ये आपका क्या है, 4p, और ये आपका था 3d। 3d में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं, पर जैसे ही यहाँ पे Cn आएगा, तो Cn माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। क्यों है ये नहीं बता पाता वीवीटी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेफ्टी पे।
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो जैसे ही आएगा वो इसकी पेयरिंग कराएगा। ठीक। और इसकी पेयरिंग जैसे ही होगा, अब आपके पास ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसे, ये यहां आ गया। अब ये खाली बचा है, और ये अभी 4s यहां पे है। 1 2 3 4p यहां पे है। सही है। अब जब इसे, इसका हाइब्रिडेशन बनाना होगा 4 लिगेंड के लिए, तो एक डी यूज होगा और 2p यूज होंगे। ठीक। क्या क्या यूज हो रहा? एक डी और 2p, और एस तो हो ही रहा। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हुआ, यहां से 3d 4s 4p ये सब मिलके या इक्वल एनर्जी के 4 ऑर्बिटल बनाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन क्या देंगे इसको? DsP2, 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 DsP2। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जो कि इक्वल एनर्जी के हैं, और इससे आके Cn- जुड़ेगा। और जैसे ही जुड़ेगा, अब ये केस किसका हो चुका है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। क्या है ये? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब कि ये यहां से हम कहा जा चुके हैं? दूसरा वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पर। क्या आपको समझ में आया? अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल, तो डी अंदर वाला यूज हुआ है, sp2d होता है आउटर, dsp2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर इनर आउटर ऑक्टाहेड्रल में पूछा जाता है, बट यहां भी अगर आप कोई पूछे तो कह सकते हो कि ये इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक। स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है। हाँ। मैग्नेटिक मूवमेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। यहां 2 थे, तो वो पेयर हो गए ना के आपस में, और एक खाली किए रूम। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यानी n की वैल्यू 0। n 0 तो म्यू इज इक्वल टू n n+1 में म्यू भी 0 हो जाएगा। और अगर म्यू 0 तो इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स क्या है? डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? तो NiCN4 2 निगेटिव क्या है आपका? डायमैग्नेटिक। ठीक है। NiCO4 देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहां भी आया है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहां भी आया है, पर ये डायमैग्नेटिक है। और ये भी डायमैग्नेटिक ही है, क्योंकि पेयरिंग हो गई है। ठीक। और आपसे क्या पूछा जा सकता है यहां से? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये सब बता दिया मैंने। हाँ, कोई अगर पूछे कि डी जो एक यूज हो रहा वो कौन सा डी है, बताओ। कोई अगर आपसे ये पूछे कि ये जो हम एक डी यूज कर रहे हैं ना, वो बताओ कौन सा डी है, DsP2 या sp2d में? ये जो डी होता है ना, ये dx² y², नहीं, dz² होता है। आई गेस अगर मैं सही पकड़ रहा हूं, तो ये dz² ही होना चाहिए।
ठीक है, क्या आपको समझ में आया? नहीं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता है ना, तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस यूज हो रहा, तो ये डी जेड स्क्वायर नहीं होगा, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। जब हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एसपी थ्री डी बनाते हैं, वहां पे डी जेड स्क्वायर होता है, क्योंकि वहां एक्जियल पे डालना होता है, तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ भी एन एस पी टू, जब एन डी बाहर वाला भी एसपी टू डी में, यहाँ भी ये जो डी होगा वो बाहर वाला ही होगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। एसपी थ्री डी में डी जो होता है वो डी जेड स्क्वायर होता है, एसपी टू डी में या डी एसपी टू में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। और कोई कॉम्प्लेक्स कौन ले सकता हूं मैं? एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फिर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चला जाऊंगा। लेट सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम, क्रोमियम का टेट्रा एक्वा कॉम्प्लेक्स है मान लो, क्रोमियम 3+ में है। ठीक है, कर लोगे? आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, म्यू वैल्यू क्या है, म्यू वैल्यू बताना है आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक, हम मूव कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होगा? तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और इसमें भी दो है, हाइब्रिडेशन दो बनेगा, D2sp3 या sp3d2। अगेन जब अंदर वाला डी यूज हो रहा, तो इसको हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जब बाहर वाला sp3d2 में जब बाहर यूज हो रहा, तो हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या समझ में आया? इसमें डी कौन से यूज हो रहे? तो sp3d2 हो या D2sp3 हो, इन दोनों में जो डी है वो आपका डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, एक D2sp3 या sp3d2 में क्या होगा, कब sp3d2 बनेगा, कब D2sp3 बनेगा, ये फिर से अगेन डिपेंड करेगा कि आपका किस तरीके का लिगैंड आ रहा है। लिगैंड के बारे में ज्यादातर चर्चा हम जब सीएफटी पढ़ेंगे वहीं पे करेंगे, बट उसके पहले हम कुछ कुछ देखते हैं कॉम्प्लेक्स। जब वहां पे हम आपको बता चुका होंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन वीक फील्ड, तो आपको बनाना आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो हम अभी एक एक का ही बता दे रहे हैं, जो जो मैं ले रहा हूं, जैसे वहां पे जो अमोनिया जो हमने एक्वा लिया था H2O वीक फील्ड लिगेंड है। अगेन अमोनिया जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है, हेक्सा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का 3+ के साथ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? बताओ जल्दी। कोबाल्ट +3 के लिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। हम्म, तो ये अभी पेयरिंग कराएगा। देखो, कोबाल्ट के लिए H2O भी
+3 में स्ट्रॉन्ग का काम करता है। H2O जो होता है एक्ट या ऑल एक्वा कॉम्प्लेक्स, ऑल एक्वा या ऑक्सीजन डोनर कॉम्प्लेक्स, हाँ, ऑल ऑक्सीजन डोनर साइट कॉम्प्लेक्स act as strong field ligand, strong field ligand with cobalt 3 plus and as weak field ligand, weak field ligand with cobalt 2 plus। ठीक है। और H2O से अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब H2O कर रहा है तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अच्छा, अब कैसे करेंगे वो देखो। कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है, अमोनिया पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो पूरा इसी का गया होगा। कोबाल्ट का जब केवल कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है? 27। अरे 27 होता है एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम से जोड़ लो। मैग्नीज 26 होता है, आयरन, सॉरी मैग्नीज 25 होता है, आयरन 26, कोबाल्ट 27 आता है। 27 का मतलब D7 कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आर्गन आपका आएगा 18, इसके बाद 4s2, 18 तो 20, एंड फिर 3d7। ये होगा आपका जब केवल कोबाल्ट 0 में है। कोबाल्ट चूंकि यहाँ +3 में है, तो जब कोबाल्ट 3 प्लस करोगे तो आर्गन तो जैसे है वैसे एक रहेगा 18 तक, दो यहां से जाएगा और एक इधर से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d6 एंड 4s0। क्या आपको ये समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन आपका 3D से गया है और दो इलेक्ट्रॉन पहले इससे निकले। +2 रहता तो केवल S से जाता, 3d7 ही रहता। +3 है, इसलिए एक यहां से भी गया। अब इसका आप बना सकते हो 3d6, 1 2 3 4 5, ये 3D ऑर्बिटल बन गए। 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 1 2 3 4 5 और 6। क्या समझ में आया? ठीक है। अब देखो 4s आपका खाली पड़ा है और इधर 3 4p पड़े हैं। ये 4s है और ये आपके 4p है। अब चूंकि जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा तो क्या होगा? ये इसको यहां भेजा और इसको यहां भेजा, तो ये कुछ ऐसे बन गया आफ्टर पेयरिंग। ठीक। आफ्टर पेयरिंग ये 1 2 3 4 5 6, ये दो ऑर्बिटल खाली हो गए, ये वाले। यहां 4s बचा हुआ है, ये आपके 3D वाले थे, और 1 2 3 ये आपका 4p बचा हुआ है। सही है। अब जब हमें 6 ऑर्बिटल लेने हैं तो दो 3D का लिया, एक यस का लिया, और तीन, 3 1 4 2 6 ये पूरा ले लिया, और आपस में ये क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो चूंकि सबका एनर्जी अलग अलग है, पर आपस में मिलके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे 6 इक्वल एनर्जी के, 1 2 3 4 5 6, यही बनाएंगे। और इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2, दो डी यूज हुआ, एक यस यूज हुआ और P3 यूज हुआ। अंदर वाले देखो 3D यूज हुआ है, N-1D यूज हुआ है। N आपका बाहरी इलेक्ट्रॉन है, जिसमें सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ये आपका अंदर वाला यूज हुआ तो 3D इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो D2sp3 है ये। एम आई ऑडिबल? तो ये आपका है D2sp3, और ये सभी D2sp3 है, मैं अब सबको नहीं लिखूंगा। अब इसमें आराम से आके, और जो भी आपका लिगेंड है, हमने क्या ले रखा है? अमोनिया ले रखा है, अमोनिया अपना लोन पेयर इसमें डाल देगा।
ठीक। तो चूंकि यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बच नहीं रहा, या कोई नहीं है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए। जीरो, एन का वैल्यू जीरो हुआ, तो ये आपका म्यू भी यहां जीरो हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अच्छा, म्यू अगर जीरो हुआ तो यही मैं ये लिख देता हूं कि ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक है। और और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? d2sp3। अंदर का डी यूज हुआ है। अगर अंदर का डी यूज हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? तो ये आपका सारा एक्सरे था कोबाल्ट का हेक्साएमिन कॉम्प्लेक्स के लिए। लेट सपोज कोई और कॉम्प्लेक्स लिया, सीओ CF6 3 नेगेटिव। ठीक है। कोबाल्ट यहां पे फिर से कितने किस्में है? किसमें है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? हाँ, 6 नेगेटिव यहां से आएंगे, 6 फ्लोरीन से, 3 नेगेटिव बाहर चला गया है, 3 इसके साथ कंबाइन हुआ है तो +3 में होगा ये। और बाकी एक मेथड भी होता है इसे निकालने का। अगर कोबाल्ट को यक्स मान लो तो X+F-1 देता है। 6 है, इज इक्वल टू बाहर कितना चार्ज है, 3 तो -3। बस देखो यहां से X-6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू +6 - 3 एंड X इज इक्वल टू +3। ऐसे निकाला जाता है, तो आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। ठीक, तो कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट +3 का मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। कोबाल्ट +3 अगेन इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितना आएगा, आर्गन आएगा। कोबाल्ट +3 में 18 एंड 3d6, यही आया था ना ऊपर, 3d6 4s0, तो 3d6 है। अब जो फ्लोराइड है F-, इज ए वीक फील्ड लिगैंड। क्या है ये? वीक फील्ड लिगैंड। जितने हैलोजन होते हैं सभी वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड, अगर ये वीक फील्ड लिगैंड है, यही नोट डाल के, लिगैंड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा CFT में पूरा अच्छे से, तो फिर वहां पे मैं सबका बताऊंगा। ऑल हेलोजेंस act as weak field ligand with 3D metal सीरीज। एक ये लिख लो, दूसरा ये भी लिख सकते हो कि ऑल लिगेंड, कोई भी लिगेंड हो, कैसा भी, कितना भी गंदा तुच्चा सा हो, ऑल लिगेंड, ऑल लिगेंड act as strong field ligand with 4D and 5D metal series। 4D 5D के साथ सभी स्ट्रॉन्ग के तरीके से ही बिहेव करते हैं। क्या समझ में आया? तो अभी मैं करूंगा, अभी तो इसी को एक एक को मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से वहां पे। तो कोबाल्ट 3+ का जब हम करेंगे तो यहाँ D6 कॉन्फ़िगरेशन 3d6 आएगा। तो हम लिख लिए यहाँ पे 3d6, 1 2 3 4 5 और 4s और ये 4p। ये आपके 3d हो गए, ये आपका 4s हो गया, और ये आपके 4p हो गए। इलेक्ट्रॉन फिल किया, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 और 6। फिर से अगेन 4 अनपेयर्ड है। अब यदि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता तो ये दो दो का पेयर बना के दो खाली करा लेता। चूंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयर नहीं कर सकता। पेयर नहीं कर सकता तो क्या करेगा, 6 तो चाहिए ना, तो 6 चाहिए, तो 4s 4p अब 4d यूज करेगा। ये कौन है, 4d। तो
अब आपके ये यूज होने वाले हैं, ये क्या समझ में आया? अब 4s और 4d एनडी यूज हो रहा, बाहर वाला हो रहा, तो हम इसके कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बनेगा sp3 और d2। डी बाहर वाला यूज हो रहा ना 4, यहाँ 3d का यूज होता है तो हम कहते हैं कि d2sp3, और जब 4d का यूज होता है तो कहते हैं sp3d2। तो चूंकि डी बाहर वाला यूज हो रहा, तो ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 4 ही तो है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू क्या होगा? n+2 बोहर मैग्नेटॉन। सो n का वैल्यू 4, सो 4, 4+2 एंड दैट इज इक्वल टू 24। 4 2 6 24। सही है। तो ये आएगा आपका 25, होता तो 5, ये 4.9 के आसपास कह सकते हो बोहर मैग्नेटॉन। 4.89 आता है आई गेस, अगर मैं सही हूं तो। क्या समझ में आया? चूंकि म्यू वैल्यू आया है तो आप कह सकते हो कि ये जो कंपाउंड ये पैरामैग्नेटिक है। जीरो तो है नहीं, तो कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक है। एन का वैल्यू 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट दिस, sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। क्या आपको समझ में आया? चलो, अब एक मैं आपको एक और कॉम्प्लेक्स करके फिर मैं आपको छुट्टी कर दूंगा। लेट सपोज हमने निकिल का कॉम्प्लेक्स लिया NiH2O6, 2 पॉजिटिव, और एक लिया हमने NiCN6, 4 नेगेटिव, और एक और ले लिया मान लो NiCO4CO6, 2 पॉजिटिव। ठीक है। ये किस लिए ले रहा हूं अभी समझ में आएगा। H2O एक वीक फील्ड लिगैंड है निकिल 2+ के लिए। ठीक है। तो निकिल अगर 2+ के लिए H2O वीक फील्ड लिगैंड है, निकिल 2+ में 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्यों 3d8 होगा? केवल निकिल का लिखोगे तो 28 होता है, तो पहले आर्गन होगा, इसका एटॉमिक नंबर 28 होगा। तो फिर से मैं लिख रहा हूं 4s2 3d8, और पहले आर्गन भी तो आएगा, आर्गन 18। तो 18 2 20, 8 28। अगर निकिल 2+ जाओगे तो कितना हो जाएगा? आर्गन तो जैसे है वैसे, तो यहां से निकल जाएगा, और ये 3d8। सही है। 4s0। अब देखो, इसके लिए अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओ निकिल 2+ 3d8 के लिए, तो 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। अब जब इसको अगर बनाना है, तो H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा नहीं सकता। तो 1 2 3, और फिर 1 2 3 4 5। तो ये आपका 3D है, ये आपका 3D, ये आपका 4s, इतना आपका 4p, और ये आपका 4d। सही है। अब देखो, आप वीक फील्ड लिगैंड लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लो, कुछ भी लो, अगर इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो D2 बनाना पड़ेगा ना। अगर ये इसका पेयरिंग यहां करा भी दे, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लो, तो
तो एक ही डी खाली हो पाएगा ना। निकिल तो डी ऑर्बिटल तो यहाँ खाली ही एक हो पाएगा, पर बनेगा तभी जब दो डी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि देखो सब में निकिल जो है वो +2 में है। और अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखोगे ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो सबसे ज्यादा यहाँ सीएन और सीओ में सीएन होता है, ये सीओ होता है, देन सीएन होता है, एंड देन आपका H2O। मींस H2O सबसे कम होगा। पर फिर भी ये जगह ही नहीं है, यहाँ पे जगह ही नहीं है कि ये जगह यहाँ पे मिल पाए, D2 यहाँ पे क्रिएट हो पाए। तो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमेशा निकिल 2+ के केस में ऑक्टाहेड्रल में हमेशा जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पे sp3d2 होगा, बाहर वाले डी यूज होंगे, क्योंकि अंदर वाला डी हो ही नहीं सकता। क्या आपको समझ में आ रहा? sp3d2, क्योंकि यहां पे पेयरिंग हो भी जाएगा तब भी दो जगह नहीं खाली होगा, केवल एक ही हो पाएगा, जबकि हमें D2sp3 के लिए दो डी चाहिए अंदर। इसलिए हमेशा निकिल 2+ के केस में हमेशा बाहर वाला डी यूज होगा, और ये बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या आपको समझ में आया? एम आई ऑडिबल? हेलो? हाँ, तो हमेशा ये बाहर वाले डी यूज होंगे, 4D वाले, 2D, 3P और एक यस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर जगह नहीं है। तो आपका सीएन आ जाए, सीओ आ जाए, H2O आ जाए, या यहां पे निकिल फ्लोराइड दिस, और यहीं पे एक और वीक फील्ड लिगेंड वाला लिख देता हूं, और निकिल F6 4-, कोई भी आ जाए। सबके केस में चाहे हमेशा एकदम वीक फील्ड लिगेंड आ जाए या एकदम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए, जगह ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे क्रिएट करने का जगह ही नहीं है कि दो खाली कर पाए। एक पेयर करा के कर सकता है, वो यूज हो नहीं पाएगा तो कुछ नहीं करेगा, बाहर वाला यूज करेगा, sp3d2 बनेगा। तो इन सबका यही होगा, sp3d2 और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड म्यू इज इक्वल टू √2 into 2+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, एंड दैट इज म्यू इज इक्वल टू √8 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या आपको समझ में आया? अब आपके लिए एक होमवर्क है, के बाद हम क्लास का एंड कर देंगे। होमवर्क है आपके लिए, आपको बताना है क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम +1 में डाल दू, नहीं +4 में, किसमें डालूं, +1 में है मान लो। एक आपको ये करना है, सब कुछ बताना है इसका। दूसरा आपका कॉपर का कॉम्प्लेक्स ही है, एक्वा ही है, और ये भी +1 में है। दोनों का बताना, ठीक है? दोनों यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड के तरीके से ही काम करेंगे। तो देखना आप करके आपको आता है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ और पूछना है तो बताओ फिर, ऊपर से अगर कुछ ना समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसी को और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा और एक दो एग्जांपल दे के, और फिर इसका लिमिटेशन के बारे में चर्चा करके, और फिर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT पे मूव कर जाएंगे। और फिर मैं आपको वहां पे ऑर्डर लिखाऊंगा कि कौन वीक फील्ड लिगेंड होता है, कौन स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, कैसे डिफाइन होता है, कौन वीक होगा, कौन वीक स्ट्रांग होगा। तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी और भी जानने के लिए। और वीवीटी की क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये पूछा जाता है बार बार कि वीवीटी के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या वीवीटी नहीं बता पाता है। तो जैसे कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बता पाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका बता रहा है, पर मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू मेटल किधर चार्ज ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं बता पा रहा। कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, क्यों है, ये सब के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं कर रहा।
ठीक। ठीक है फिर, अगर कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर क्लास एंड करूंगा। तो क्लास एंड करूं? ठीक है फिर, बाय बाय, थैंक यू।